राज्य स्तर पर नियंत्रण के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? सविस्तार चर्चा कीजिए। नियंत्रण का प्रबंधन राज्य स्तर, कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट लेवल। भारत संविधान के अनुसार शिक्षा प्रशासन केंद्र और राज्य दोनों का सम्मिलित उत्तरदायित्व है, किंतु राज्यों का शिक्षा प्रशासन 1921 के एक्ट से प्रभावित है, जिस पर परंपरा का अधिक प्रभाव है। इस एक्ट में शिक्षा को निर्वाचित मंत्री के अधीन माना गया है और यह मंत्री भी राज्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान 1950 में लागू होने से शिक्षा को राज्य का विषय माना गया, किंतु संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। समवर्ती सूची से अभिप्राय है कि शिक्षा संबंधी कार्यों केंद्र और राज्य मिलकर करेंगे, लेकिन शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण या विवरण की स्थिति में अंतिम निर्णय केंद्र का माना जाएगा। संविधान के अनुसार राज्य का अध्यक्ष राज्यपाल होता है, जो राज्य प्रशासन में परामर्श देता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। शिक्षा प्रशासन के लिए कैबिनेट और राज्य स्तर के मंत्री नियुक्त करता है। ये मंत्री राज्य सचिवालय के माध्यम से राज्य के लिए शिक्षा नीतियाँ निश्चित करते हैं और नीतियों को लागू करने के उत्तरदायी होते हैं। निर्धारित नीतियों की क्रियान्वित राज्य शिक्षा निदेशक के माध्यम से होती है। समाज शिक्षा प्रशासन का अध्यक्ष निदेशक होता है। निदेशक के कार्यों में सहयोग के लिए शिक्षा उपनिदेशक अथवा शिक्षा मंडल अधिकारी होता है। ये निश्चित मंडल या संभाग की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रशासन हेतु उत्तरदायी होते हैं। जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा प्रशासन को देखता है और जिले के अंतर्गत विभिन्न मंडल की शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विस्तार अधिकारी देखता है। इस प्रकार राज्य ही संपूर्ण शिक्षा का उत्तरदायित्व वहन करता है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि का राज्य द्वारा उत्तरदायित्व वहन किया जाता है। उच्च शिक्षा में भी राज्य ही उच्च शिक्षा का वहन करते हैं और कुछ व्यय का वहन केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। शिक्षा प्रशासन के प्रतिदिन के कार्यों में शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा सचिव होता है। सचिवालय निदेशालय के मामले में विधानमंडल और नीति निर्धारण संबंधी कार्यों में एक कड़ी का कार्य करता है। इस प्रकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 3 स्तर पर विभाजित किया जाता है। प्रथम निदेशालय स्तर, द्वितीय क्षेत्रीय स्तर और तीसरा जिला स्तर पर, और कुछ राज्य में ब्लॉक स्तर के अधिकारी भी हैं। राज्य स्तर शिक्षा मंत्री, राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा सचिव राज्य स्तर पर शिक्षा सचिवालय, शिक्षा निदेशक राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशालय, शिक्षा उपनिदेशक मंडल स्तर पर शिक्षा निदेशालय, जिला शिक्षा अधिकारी जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य, विद्यालय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, परीक्षा संचालन, गुणात्मक विकास। राज्य शिक्षा के प्रशासनिक स्तर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑफ स्टेट एजुकेशन। राज्य की शिक्षा प्रशासनिक स्तर इस प्रकार है। राज्य का शिक्षा मंत्रालय, इसके अंतर्गत शिक्षा मंत्री विभिन्न कार्यों का संपादन करता है। शिक्षा सचिवालय, इसका मुख्य अधिकारी शिक्षा सचिव होता है। इसके अधीन उप सचिव तथा सहायक सचिव होते हैं। शिक्षा सचिव IAS अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होता है। यह शिक्षा मंत्री की नीतियों को लागू करता है और शिक्षा संबंधी सलाह भी देता है। राज्य सरकार के सभी आदेश इसी के नाम से निकलते हैं। शिक्षा निदेशालय, यह राज्य सरकार और विद्यालय को जोड़ने का कार्य करता है। यह राज्य की शिक्षा प्रगति, शैक्षिक आवश्यकता की सूचना और राज्य में प्रचलित शिक्षा संबंधी कार्यकलापों के विषय में जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इस प्रक्रिया से सरकार को अवगत कराता है। शिक्षा निदेशक राज्य का सबसे उच्च शिक्षा अधिकारी होता है और निदेशालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। यह राज्य की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए भी उत्तरदायी है। क्षेत्रीय मंडल स्तर, शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से राज्य को संभागों अथवा मंडलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र रीजनल उप शिक्षा निदेशक के अधीन रखा गया है। कुछ राज्यों में डिविजनल इंस्पेक्टर अथवा सुपरिटेंडेंट है। ये मंडल के शिक्षा प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत स्तर आदि विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां हैं। इनका उद्देश्य शिक्षा प्रशासन को व्यवस्थित करना एवं शिक्षा के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। राज्य शिक्षा परामर्शदाता मंडल, राज्य की शिक्षा की समस्या तथा शिक्षा नीति के विषय में सलाह देने के लिए राज्य शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड होता है।
माध्यमिक शिक्षा आयोग का मत है कि इसमें शिक्षण व्यवसाय के प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय, हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी विद्यालयों के व्यवस्थापिका प्रतिनिधि, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले शिक्षा विभागीय अध्यक्ष, उद्योग, व्यापार, कॉमर्स तथा विधान परिषद एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए। शिक्षा मंत्री इस बोर्ड का अध्यक्ष और शिक्षा सचिव या निदेशक इसका सचिव होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज्य में शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए तथा राज्य में परोक्ष संचालन के लिए भी शिक्षा बोर्ड कार्यरत है। यह मुख्यतः राज्य में माध्यमिक परीक्षाओं का संचालन, विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम निश्चित करना, पुस्तकों का चयन करना या लिखना और विद्यालयों को मान्यता देने का कार्य करता है। स्थानीय स्तर पर नियंत्रण का प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट एट लोकल लेवल। शैक्षिक दृष्टि से स्थानीय संस्थाओं का विशेष महत्व है। ये संस्थाएं स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ उनका विकास भी करती हैं। राज्य सरकार का इन संस्थाओं पर नियंत्रण होता है। स्वतंत्रता के बाद इन संस्थाओं को 3 स्तर पर विभाजित किया गया है: ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर। इन संस्थाओं ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य भूमिका का निर्वहन किया है। इन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय चेतना स्वीकार किया और स्वतंत्रता को एक संघर्ष के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण इन संस्थाओं का शैक्षिक विकास में विशेष योगदान रहा है। स्थानीय प्रबंधन को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं: स्थानीय स्तर पर संस्था प्रबंधन नियंत्रण, जिला परिषद अथवा जिला बोर्ड, नगर पालिकाएं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, अधिकृत, अनधिकृत नगर पालिकाएं। प्रबंधन में संकट से आप क्या समझते हैं? इनके कारणों, प्रकारों एवं विधियों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्राइसिस इन मैनेजमेंट? एक्सप्लेन इट्स causes, type and methods. Meaning of crisis in management. प्रबंधन में संकट से अभिप्राय है दो पक्षों के मध्य विचारों में विभिन्नता और असमंजस्य की स्थिति, अर्थात जब परस्पर विरोधी विचारधारा के कारण आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता, तब संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनका समाधान खोजना प्रबंधन का कार्य है। इसी को प्रबंधन में संकट कहा जाता है। शैक्षिक प्रबंधन में विभिन्न स्तरों पर कई संकट का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ता है और कई प्रकार की समस्याओं के रूबरू होना पड़ता है। प्रबंध संकट के समय निर्णय लेना और मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की विधि है, जिससे पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। मार्टिन डाउश महोदय का मत है, संकट एक अतुलनीय प्रयास है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक अनोखे लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इससे जो उपलब्धि होगी वह दूसरों के आधार पर होगी। संकट की स्थिति में विजय अथवा पराजय कोई भी स्थिति हो सकती है, किंतु प्रयास यही किया जाता है कि पराजय ना हो और विजय ही मिले। क्राइसिस इन द pursuit of incompatible or at least seemingly incompatible goal such that gains to one side come out at expense of the other। इस स्थिति में समूहों के मध्य परस्पर प्रतियोगिता हो जाती है या प्रतियोगिता संघर्ष को जन्म देती है। इसके फलस्वरूप वैचारिक विभिन्नता बढ़ती है और द्वेष भावना प्रारंभ हो जाती है। इस द्वेष भावना से प्रबंधन में संकट पैदा हो जाता है। अतः कहा जाता है कि शैक्षिक संस्थाओं के अनेक कार्य होते हैं और उन्हें उनके भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है तथा विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और शैक्षिक कार्यकर्ताओं से संबंध स्थापित करना पड़ता है। भूमिका निर्वहन में आवश्यक नहीं है कि हमेशा सामान्य संबंध बने रहे, इसमें अनेक संघर्षों का सामना भी करना होता है। संघर्ष से संबंधित प्रभावित होते हैं, समन्वय प्रभावित होता है और फिर भी संस्था का कार्य प्रभावित होने से समस्याएं पैदा होती हैं। इन समस्याओं के समाधान में यदि प्रधानाध्यापक उचित और विवेकपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाता तो प्रबंधन में संकट पैदा हो जाता है। इस प्रबंधन को इस संकट से मुक्ति का मार्ग ढूंढना होता है। प्रबंधन में संकट के कारण, कॉज ऑफ क्राइसिस इन मैनेजमेंट। नंबर 1, नियम विरुद्ध निर्णय लेना। जब प्रधानाचार्य किसी कारणवश नियमों के प्रतिकूल कोई निर्णय लेता है तो शिक्षक, छात्र, अभिभावक आदि संबंधित व्यक्ति इसके विरोध में हो जाते हैं। ये उसके विरुद्ध आंदोलन शुरू कर देते हैं। इस प्रकार गलत निर्णय लेने से प्रबंधन में संकट पैदा हो जाता है। दलबंदी। विद्यालय में जब कोई समूह अलग अलग संघों के रूप में स्थापित हो जाता है तो विचारधारा में अंतर आ जाता है या विचारधारा व्यक्ति को अलग अलग नेताओं के दल में बांट देती है, जैसे छात्र संघ, शिक्षक संघ, अभिभावक संघ आदि। ये संघ रचनात्मक कम होते हैं, आंदोलनकारी अधिक होते हैं। ये प्रबंधन की कमजोरियों का पता लगाकर उसके विरुद्ध दल बना लेते हैं। ये दल प्रबंधन में संकट पैदा करते हैं। उद्देश्य और आवश्यकताओं में विभिन्नता। विद्यालय के अंतर्गत क्रियाशील दलों की आवश्यकता और उनके उद्देश्यों में भिन्नता होती है, इसलिए एक दूसरे के विरुद्ध विरोध की भावना से ग्रसित रहते हैं। फलस्वरूप ये विरोध के लिए भी विरोध करते हैं और जबकि आपसी प्रेम और समन्वय को ठुकरा देते हैं। यह उद्देश्य भिन्नता प्रबंध में
प्रबंधन में संकट का कारण बन जाती है। समन्वय का अभाव तथा परिस्थिति को सही रूप में न समझना। मानव की प्रकृति और प्रवृत्ति यह है कि वह स्वयं जैसा सोचता है वैसा देखता भी है, देखना चाहता है, इसलिए वह परिस्थिति को समझने का प्रयास नहीं करता। यही कारण है कि आपसी समन्वय नहीं हो पाता और अच्छे कार्य में, एक रचनात्मक कार्य में सहयोग नहीं करता। अतः समन्वय के अभाव के कारण प्रबंधन में संकट पैदा हो जाता है। कर्तव्य की अपेक्षा अधिकारों की अधिक मांग करना। शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है, इससे बालक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हुआ है, किंतु जब यह ज्ञान केवल अधिकारों तक ही सीमित हो जाता है, अधिकार न मिलने पर आंदोलन किए जाते हैं, तब यह आंदोलन ही प्रबंधन के सम्मुख संकट पैदा करते हैं। उपलब्ध स्रोतों का अभाव और प्रतियोगिता। विद्यालय में उपलब्ध स्रोतों से सबकी पूर्ति नहीं होती, इसलिए इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ हो जाती है और इस प्रतियोगिता के कारण विद्यालय का एक घटक दूसरे घटक के कार्यों पर अधिकार जमाने का प्रयास करता है। यह प्रयास ही आपसी द्वेष बढ़ाता है और प्रबंधन के सम्मुख संकट पैदा कर देता है। रचनात्मक कार्यों का अभाव अथवा अधिकता। कभी कभी रचनात्मक कार्यों का अभाव संकट का कारण बन जाता है, तो कभी रचनात्मक कार्यों की अधिकता। विद्यालय के सभी घटक किसी एक बात से सहमत न होकर अलग अलग मत रखते हैं। जो कार्य प्रारंभ किया जाता है उसका विरोध करते हैं। यदि कोई कार्य प्रारंभ न किया जाए तो दूसरा घटक विरोध करते हैं। इस प्रकार विद्यालय में किसी भी नवीन परिवर्तन का विरोध करते हैं और विद्यालय के घटक दल एक दूसरे पर अधिकार जमाना चाहते हैं। इस कारण प्रबंधन में संकट पैदा हो जाता है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि संस्था में प्रबंधन में संकट के अनेक कारण हैं। इन्हें किसी सीमा में बांधना कठिन है, क्योंकि कब किसकी भावनात्मक स्थिति अथवा मानसिक स्थिति समन्वय करने से इनकार कर दे और संकट पैदा कर दे, यह भी कहना कठिन है कि आकस्मिक रूप से कब कौन कैसी परिस्थिति पैदा कर दे और प्रबंधन की कमजोरियों पर प्रहार कर संकट उत्पन्न कर दे। प्रबंधन में संकट के प्रकार। टाइप ऑफ क्राइसिस इन मैनेजमेंट। लेटेंट क्राइसिस आंतरिक संकट, मैनिफेस्ट क्राइसिस अभिव्यक्त संकट, अनुभव प्रत्यक्षीकरण संकट, परसीव्ड क्राइसिस अनुभूति संकट, फेल्ट क्राइसिस पारस्परिक संकट या अंतर्वैयक्तिक संकट, इंटरपर्सनल संगठन के अंतर्गत संकट, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस विद्यालय समुदाय का संकट, स्कूल कम्युनिटी क्राइसिस व्यक्तिगत संस्थागत संकट, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस सांस्कृतिक संकट, कल्चरल क्राइसिस। आंतरिक संकट यह है कि संस्था के अंदर गुप्त रूप से पनपता है। अभिव्यक्ति संकट यह है इसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट कर दी जाती है। यह संकट व्यक्त रूप में अर्थात प्रकट रूप में सामने होता है। अनुभव प्रत्यक्षीकरण संकट, जब संकट का अनुभव कर लिया जाता है फिर उसका समाधान खोजा जाता है, वह अनुभव संकट कहलाता है। इसमें संकट का प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। अनुभूति संकट, जब संकट की अनुभूति हो जाती है अर्थात उसे महसूस कर लिया जाता है, जब उसका समाधान खोजा जाता है। पारस्परिक संकट या अंतर्वैयक्तिक संकट, यह संकट व्यक्तियों में आपसी द्वेष, प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या आदि के कारण पनपता है। संगठन के अंतर्गत संकट, यह संकट संगठन के अंतर्गत होता है जो व्यवस्था से संबंधित होता है। विद्यालय समुदाय का संकट, स्कूल कम्युनिटी क्राइसिस, यह संकट विद्यालय और समुदाय के संबंधों से संबंधित होता है। समुदाय विद्यालय समुदाय से अपेक्षा रखता है कि इनकी पूर्ति में कमी के कारण संकट पैदा होता है। व्यक्तिगत संस्थागत संकट, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, यह संकट व्यक्ति और संस्था के संबंधों में कटुता के कारण उत्पन्न होता है। व्यक्ति की अपनी अपेक्षाएं होती हैं और संस्था के अपने नियम व शर्तें होती हैं, अतः अपेक्षा पूर्ति में कम इस संकट को जन्म देती है। सांस्कृतिक संकट, कल्चरल क्राइसिस। मार्च एवं साइमन महोदय ने इस संकट को स्वीकार करते हुए कहा है, जब निर्णय की प्रक्रिया का स्तर गिर जाता है तब परिस्थिति में गलत ढंग से विद्यालयों में कार्य करने की प्रवृत्ति होने लगती है। इस कारण विद्यालय में संकट उत्पन्न होते हैं। निर्णय प्रक्रिया का स्तर गिरना सांस्कृतिक मूल्य पर निर्भर करता है। सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट से शिक्षक और छात्रों की रचनात्मक प्रवृत्ति में कमी अर्थात उसमें सकारात्मक सोच का अभाव और नकारात्मक सोच की अधिकता हो जाती है, इसलिए वे द्वेष, ईर्ष्या, हानि की प्रवृत्ति के कारण संकट पैदा कर देते हैं। सकारात्मक सोच के अभाव में शैक्षिक क्षेत्र में अनेक जटिल समस्याएं पनप रही हैं और ये नए संकट पैदा कर रही हैं। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रबंधन में संकट विविध प्रकार से उपस्थित हो जाता है। यह संकट चाहे आंतरिक है या अन्य किसी प्रकार से संपूर्ण व्यवस्था को अव्यवस्थित कर देता है। इसे सांस्कृतिक मूल्यों को उच्चतर बनाकर और सकारात्मक सोच से सुगमता से दूर किया जा सकता है। प्रबंधन में संकट को दूर करने की विधियां। मेथड्स टू रिमूव क्राइसिस इन मैनेजमेंट। प्रबंधन में संकट को दूर करने हेतु विद्वानों ने अनेक विधियां और प्रतिमान विकसित किए हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित इस रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। सौदाकारी अथवा समिति विधि,
बार्गेनिंग मेथड, आधिकारिक तंत्र, नौकरशाही विधि, ब्यूरोक्रेसी मेथड, प्रणाली विश्लेषण विधि, सिस्टमैटिक एनालिसिस मेथड, कैथिन थॉमस विधि, कैथिन थॉमस मेथड, ध्यान न देना, नेग्लेक्ट और अवॉइड, समायोजित करना अथवा उन्हें प्रसन्न करना, अकोमोडेट एंड एप्रिसमेंट, प्रतियोगिता एवं प्रभुता, कंपटीशन, डोमिनेशन, समन्वय अथवा एकीकरण, कोलैबोरेशन और इंटीग्रेशन, भागीदारी अथवा समझौता, शेयरिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग। तो अब प्रबंधन में संकट को दूर करने की सबसे पहली विधि है यह बार्गेनिंग मेथड, सौदाकारी और समझौता। यह विधि मूलतः समझौते पर आधारित होती है। इसमें संकट समाधान के लिए मोल भाव किया जाता है और कुछ लेन देन आदान प्रदान के आधार पर संकट को दूर किया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के सभी संसाधन, स्रोत और सुविधाओं को केंद्रीकृत कर दिया जाता है। इसमें सभी पक्ष इनका उपयोग करते हैं और इनका उपयोग करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि संस्था को कोई हानि ना हो। इस विधि में समस्या समाधान के लिए सभी पक्ष अपनी आवश्यकताओं को कम करके भी समझौता कर सकते हैं। अतः इस विधि में दो पक्षों के मध्य सौदा अथवा समझौता करके संकट का समाधान खोजा जाता है। अधिकारी तंत्र, नौकरशाही विधि, ब्यूरोक्रेटिक मेथड। यह विधि मुख्यतः अधिकारी वर्ग और कर्मचारी वर्ग के संबंधों में होने वाले वैचारिक मतभेद से संबंधित है। उच्च अधिकारी जब अपने अधीनस्थ कर्मचारी को अधिक नियंत्रित करने का प्रयास करता है तब यह स्थिति अधीनस्थ को सहन नहीं होती तो संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अतिरिक्त जब उच्च अधिकारी अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करने लगता है तब स्थिति असंतुलित हो जाती है और संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। अतः इसका समाधान तभी संभव होता है जब उच्च अधिकारी निष्पक्ष रूप से हस्तक्षेप करें और अत्यधिक कठोर साधनों का प्रयोग न करें। समस्या की जटिलता बढ़ाने से पूर्व हो अधिकारी को लिखित आदेशों को आधार मानकर व्यक्तिगत रूप से समस्या का समाधान करना चाहिए। प्रणाली विश्लेषण विधि, सिस्टम एनालिसिस मेथड। इस विधि के अंतर्गत पहले संकट की स्थिति का पता लगाया जाता है, संकट के कारण खोजे जाते हैं और उसकी प्रकृति तथा आकस्मिक दशाओं का विश्लेषण किया जाता है और यह प्रयत्न किया जाता है कि प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र में मधुर संबंध बने रहें और प्रत्येक प्रकार के संकट को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये संकट चाहे समांतर स्थिति के हों या अथवा लंबवत स्थिति के, इन्हें दूर करने के लिए एक क्रम बनाया जाता है ताकि कार्य संचालन निर्बाध गति से एक प्रवाह के रूप में होते हैं। अतः इस संकट को दूर करने हेतु एक प्रणाली के रूप में सेवा सुविधाओं को उपलब्ध, नियमों में एक रूपता और सामूहिक कार्य का वितरण अत्यंत सावधानी पूर्वक करना जाना आवश्यक है। कैथिन थॉमस विधि, कैथिन थॉमस मेथड। इस विधि का प्रतिपादन कैथिन थॉमस महोदय ने किया है। यह एक व्यवहारिक विधि है। इसमें प्रशासनिक उस संकट का भागीदार होता है जब वह इस विधि का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है। प्रबंधन में संकट को दूर करने के लिए व्यक्ति स्वेच्छा से तैयार होता है, सकारात्मक अभिवृत्तियों का विकास और परस्पर सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। इस प्रकार इसमें समूह बन जाते हैं। एक समूह वह जो स्वयं को आवश्यकताओं से पूर्ण है और दूसरा वह समूह जो अपनी आवश्यकताओं में कटौती कर सकता है। इस संकट को दूर करने के 5 आधार थॉमस महोदय ने बताए हैं। ये 5 आधार इस प्रकार हैं: ध्यान न देना, नेग्लेक्ट और अवॉइड। इस संकट को दूर करने के लिए उच्च अधिकारियों को छोटी छोटी बातों पर ध्यान न देना अर्थात किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न करना, समायोजित करना अथवा उन्हें प्रसन्न करना, अकोमोडेट एंड एप्रेसमेंट। इस विधि का आधार स्वेच्छा से है अर्थात इस आधार पर व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरों के साथ कितना समायोजन कर सकता है, उसे कितना प्रसन्न कर सकता है, उसे संबंध बनाने के लिए भविष्य के लिए हितकारी मानते हुए और संकट की अधिक लंबे समय तक उपयोगी न मानते हुए कुछ आदान प्रदान करके भी संकट को दूर किया जा सकता है और स्वयं को समायोजित किया जा सकता है। प्रतियोगिता एवं प्रभुत्व, कंपटीशन डोमिनेशन। यह एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्ति अपनी मांग पूरी करने पर अड़ जाता है, किसी प्रकार का कोई सहयोग करने को तैयार नहीं होता और किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रबंधक प्रतियोगिता की भावना का विकास करता है। प्रतियोगिता में हार जीत का भावना का विकास होगा और आवश्यकता अनुसार नियम व कानून का सहारा भी लिया जा सकता है। इस प्रकार प्रतियोगिता और प्रभुत्व दोनों एक तरीके से संकट को दूर करने का प्रयास किया जाता है। समन्वय एक अथवा एकीकरण, कोलैबोरेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इस स्थिति में प्रत्येक संकट का समाधान चाहता है, सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करना चाहते हैं और सभी का लक्ष्य जीतना होता है। यह स्थिति समन्वय की स्थिति है, अतः सभी समन्वित रूप में कार्य करके संकट का समाधान करते हैं। वास्तव में इसमें अपनी संबंधी सूझबूझ से संकट को दूर किया जाता है। भागीदारी अथवा समझौता, शेयरिंग और कॉम्प्रोमाइज। इस स्थिति में भी दोनों पक्ष लाभ की स्थिति में होने से सहयोगी भावना रखते हैं और वे इसलिए प्रसन्न होते हैं। यदि किसी को कुछ खोना पड़े तो वह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इससे में भी
मोल भाव अथवा समझौते की स्थिति होती है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि प्रबंधन में संकट के विविध कारण हैं और उनके समाधान की विविध विधियां हैं। थोड़ी सी सावधानी से सकारात्मक सोच के विविध उपायों को ध्यान में रखकर संकट को दूर किया जा सकता है और संस्था को निर्बाध गति से प्रभावशील बनाया जा सकता है। विद्यालय प्रबंधन में मॉनिटरिंग से आप क्या समझते हैं? प्रधानाध्यापिका की भूमिका एवं मॉनिटरिंग के लाभ को स्पष्ट कीजिए। विद्यालय प्रबंधन में मॉनिटरिंग इन स्कूल मैनेजमेंट। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक को अनेक भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है और अनेक कार्य एवं दायित्व को पूरा करना होता है, किंतु इन सब कार्यों का एवं दायित्वों को वह अकेला पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने आप को अधीनस्थ शिक्षकों को सौंप देता है और स्वयं आवश्यकता अनुसार उनका निरीक्षण करता है, उनकी जांच करता है और देखता है कि कब कहाँ निर्बाध गति से हो रहा है या नहीं कार्य। और इस प्रकार प्रधानाध्यापक को विद्यालय मॉनिटरिंग, संचालन, पर्यवेक्षण, सुपरविजन, एवेल्युएशन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होता है। इन कार्यों में प्रधानाध्यापक